Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 23rd of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 23 मार्च 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है फिनलैंड को, काफ़ी चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई है, उस प्रोजेक्ट का नाम है आइटर, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इसका फुल फॉर्म है। तो पूछा ये गया, ये जो आइटर प्रोजेक्ट है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर काम चल रहा है, आने वाले टाइम पर हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो कहाँ पर यह एग्जैक्टली इसकी लोकेशन है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए नदर्न स्पेन, ऑप्शन बी सदर्न फ्रांस, ऑप्शन सी ईस्टर्न जर्मनी या फिर ऑप्शन डी सदर्न इटली। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर दे दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, जो कि आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 के ऊपर आपको मेंशन्ड देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आज के टाइम पर बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका है, खासकर मेंस में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और इसी आर्टिकल को आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 15 पर और भी छोटे छोटे न्यूज़ के अंदर इसको कवर किया गया है। तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से अपने पास नोट डाउन करके रख सको। यहाँ पे बातचीत की गई है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, श्रीलंका के अंदर हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुँच चुकी है, इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और सिचुएशन अब इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये आर्टिकल ये बताता है कि श्रीलंका के अंदर जो तमिल फैमिलीज़ हैं वो श्रीलंका छोड़कर भागकर इंडिया आए। अब जब इंडिया आए तो इंडिया के अंदर जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने इनको देखा और देखने के साथ साथ इनको कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद आप देख पाओगे इनसे पूछताछ की गई, क्यों आपने देश छोड़ा। तो इनका कहना यह है कि जो श्रीलंका है यहाँ पर एसेंशियल गुड्स, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर सामान का यूज़ हो रहा है, उसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लगातार पावर कट हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग आज के टाइम पर श्रीलंका को छोड़ कर निकल रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली सिचुएशन क्रिएट हुई है। क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना कि मेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे और कैसे लिखना है ये आंसर, ये आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ देखो, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर कोई भी आर्टिकल आता है तो यहाँ पर क्राइसिस के रीज़न बताना है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर श्रीलंका के अंदर इतनी हालत ख़राब हुई है। सबसे पहली चीज़ देखा हमने कि कोविड-19 आया 2020 में। कोविड-19 का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल दुनिया के अंदर, पूरी इकॉनमी के ऊपर, और स्पेसिफिकली श्रीलंका के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हम लोग बात करें क्या हुआ कोविड-19 के बाद, हज़ारों जो श्रीलंकन लेबरर्स थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में काम कर रहे थे, ठीक है, वो सब यहाँ पर उनकी जॉब चली गई और वो सब यहाँ पर कंट्री वापस से आए। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, अब एक देश से इंसान जब बाहर गया है दूसरे देश में काम करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो बाहर गया है तो कुछ ना कुछ कमा कर अपने देश में भेजेगा। जो कुछ ना कुछ कमाया है उसी को हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो वो जो रेमिटेंस है वो कंट्री की इनकम के अंदर वो यहाँ पर काउंट होता हुआ नज़र आता है। तो
कोविड-19 की वजह से इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, जो श्रीलंका है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, टी स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद जो ये इन्फेक्शन है लगातार बढ़ता रहा, और कोविड-19 के इन्फेक्शन के बढ़ने से क्या हुआ, सबसे बुरी चीज़ ये देखने को मिली कि श्रीलंका का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बुरी तरह से हिट हुआ। श्रीलंका की जो मेजर इकॉनमी है ना, वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। अब ऑब्वियस ही बात है, लोग घूमने जाएंगे, वहाँ पर पैसा खर्चेंगे, तो वो जो पैसा खर्चा गया है वो यहाँ पर उस कंट्री की इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म सी हो गई। जहाँ पर एक मेजर इकॉनमी वहाँ पे जनरेट हो रही थी श्रीलंका की टूरिज़्म से, वो टूरिज़्म पिट गया। इससे यहाँ पर इनकी इनकम जनरेशन बंद हो गई। और अब आपका क्वेश्चन होगा कि अब तो टूरिज़्म चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ, ऐसा है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर भी श्रीलंका के फेवर में आती नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, श्रीलंका के अंदर जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं वो रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड, इन वाली कंट्रीज से आते हैं। और इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में आज के टाइम पर आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। तो यहाँ से कोई निकलकर अभी के लिए कोई टूरिज्म सेक्टर की तरफ या फिर टूरिज्म की तरफ कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद कंट्री के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स वगैरह जा चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो फॉरेक्स रिजर्व है इनका वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। टूरिज़्म हिट हुआ, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई, कोविड-19 आया। ठीक है, और पहले से ही बहुत सारा उधार वगैरह ले रखा है इन लोगों ने। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से जो इनका फॉरेक्स करेंसी रिजर्व है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है। एक टाइम पर इनका फॉरेक्स रिजर्व $7.9 बिलियन का हुआ करता था, इतना ही अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। और आज के टाइम पर यही कम होकर कुछ ही बिलियन डॉलर्स का ये बचा हुआ है। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बुरी तरह से ये कंट्री की इकॉनमी हिट हुई है। उसके बाद इनकी जो बोरोइंग्स है वो बढ़ती हुई चली गई। चाइना से बहुत सारा पैसा उठाया है, और भी वेरियस कंट्री से उठाया है, भारत से भी बहुत सारा पैसा ले रखा है इन्होंने उधारी के ऊपर। अभी वो पैसा चुकाया ही नहीं है, वो पैसा चुकाएंगे तो इनका ये फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो जाएगा। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है यहाँ पर। क्लियर हुआ? अब ये तो आपको रीजंस पता चले गए। अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की जो सरकार है, इन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को लागू करने के बारे में कोशिश तो करी है, लेकिन क्या हुआ, वो सारी पॉलिसीज़ फेल मार गई। देखो, इनकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी रही नहीं है शुरुआत से इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए, तो इसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका आज के टाइम तक सफ़र कर रहा है। प्लस उसके बाद इनकी एक पॉलिसी आई थी, वो थी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, उसकी वजह से श्रीलंका की हालत और ख़राब हो गई। रातों रात इन्होंने डिसाइड किया हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर इस प्रकार से खाद वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है केमिकली हमारे क्रॉप्स के अंदर, उसका यूज़ नहीं करेंगे। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो करने वाले हैं, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा खेती बाड़ी के अंदर। तो इन्होंने रातों रात डिसाइड किया, रातों रात क्या किया, सभी जगह से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था इनकी कंट्रीज़ के अंदर, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आ रहा था, उन सब के ऊपर बैन लगा दिया, उन सबको रोक दिया। अब कुछ टाइम तक आगे बढ़े तो क्या हुआ, इनका जो फसलों का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। इसकी वजह से भी यहाँ पर कंट्रीज़ को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसमें भी भारत ने ही मदद करी थी, भारत ने काफ़ी सारा फिर फर्टिलाइज़र भेजा, देन उसके बाद यहाँ पर इनको हेल्प मिली है, देन उसके बाद थोड़ा बहुत ये निकल कर आए हैं अपनी सिचुएशन से। बाकी श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी वगैरह भी डिक्लेयर कर दी गई थी, आपको पता ही होगा। ये जो अलग अलग आर्टिकल आए ये धीरे धीरे करके, वो सबको कंबाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये अलग अलग आर्टिकल पिछले कुछ महीने में आपको देखने को मिलेंगे, वो सब कंबाइन करके मैंने आपको बता दिया है, और ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूँ आपके साथ। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं श्रीलंका के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल है वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। ठीक है, इकॉनमी आपको माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर देखने को मिलती है। मैक्रो लेवल यानी कि पूरे के पूरे कंट्री लेवल पर जो भी इकॉनमी है वो बुरी तरह से हिट हो रही है। श्रीलंकन रूपी के बारे में मैंने आपको बताया, इनकी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। वैल्यू बढ़ने का मतलब यह है कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन के हिसाब से मतलब इनकी वैल्यू गिर चुकी है। आप आज के टाइम पर देख पाओगे, मान लो यहाँ पर डॉलर हमने ले लिया, कोई भी $1 है, तो $1 के कंपैरिजन में यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया इंडिया के अंदर 72 या 74 रुपीज़, यहाँ पर जो भी ये चलता रहता है यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर हम लोग बात करें श्रीलंका को लेकर, तो $1 यहाँ पर 265 श्रीलंकन रूपी के बराबर हो चुका है। मतलब $1 के आप देख पाओगे जो वैल्यू है वो श्रीलंका की जो करेंसी है वहाँ पे 265 पहुँच चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है। करेंसी की वैल्यू यहाँ पर इनकी गिर चुकी है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। प्लस इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो 16.85% की ये महंगाई चल रही है यहाँ पर। फॉरेन रिजर्व इनकी बात करें तो $2.31 बिलियन का बचा है। मैंने आपको बताया था पिछले साल जून के आसपास इनके पास $7 बिलियन का फॉरेन रिजर्व था, अब वो भी खत्म होकर यहाँ पर $2.31 बिलियन के आसपास का बचा हुआ है।
क्लियर हुआ, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। प्लस उसके बाद बहुत सारा लोन वैसे ही उठा रखा है, ट्रेड के अंदर इनकी कमी काफ़ी चल रही है। देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं है, इनकी इकॉनमी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो भी हिट हो गई, वो मैंने आपको बताया। प्लस ट्रेड के अंदर काफ़ी हद तक घाटा चल रहा है, $10 बिलियन का घाटा तो इनको व्यापार के अंदर ही चल रहा है। ये चीज़ें हो गई। देन उसके बाद आज के टाइम पर क्या हुआ, इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो श्रीलंका के आम लोगों के ऊपर पड़ा है। देखें तो लोगों को बहुत लंबी लाइन लगाकर जो है फ्यूल को लेना पड़ रहा है, कुकिंग गैस का शॉर्टेज पड़ चुका है, फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट सारी चीज़ें जो भी यहाँ लोकेलिटी के अंदर पाई जाती है वो सब के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिल्क के अंदर काफ़ी कट डाउन देखने को मिल रहा है, लोग बहुत कम खा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिना कुछ खाए सो रहे हैं। तो ये सिचुएशन आज क्रिएट हुई है। अब इंडिया कैसे मदद कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ हेल्प कर रही हैं, तो इंडिया का पर्सपेक्टिव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंडिया यहाँ पर हेल्प कर रहा है, इंडिया ने काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। अगर हम लोग बात करें जनवरी 2022 से ही हम लोग लगातार काफ़ी सारा असिस्टेंस दे चुके हैं। $2.4 बिलियन तक का अमाउंट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवा चुके हैं, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। देन उसके बाद $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, तो मतलब इसी के अंदर इंक्लूड है। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा फिर से $1 बिलियन का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है। तो लगातार हम लोग यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि श्रीलंका जो कंट्री है वो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी सिचुएशन से बाहर निकल पाए। और दूसरी तरफ चाइना की तरफ से भी काफ़ी सारा लोन दिया गया था श्रीलंका को। अब उसके बाद चाइना से और लोन मांगने की रिक्वेस्ट करी है श्रीलंका ने, ठीक है, ताकि यहाँ पर कंट्री थोड़ा सा अपनी सिचुएशन से बाहर निकल कर आए। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को यहाँ पर ये आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, इसके सर हर एक एस्पेक्ट क्लियर हो चुके हैं, कैसे लिखना है वो आपको क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी हमने इंडिया श्रीलंका के बारे में चर्चा करी है, दूसरा आर्टिकल अगेन इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया और इजराइल के बारे में। तो अभी इंडिया और इजराइल के बीच में एक मीटिंग होने वाली है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, ये इनकी विजिट होने वाली है अप्रैल 3 से लेकर 5 के बीच में, जहां पर इंडिया आएंगे और इंडिया के साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से भारत और इजराइल दोनों मिलकर अपने ट्रेड को बूस्टअप दे सकते हैं, अपने व्यापार को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होने वाली है कि किस प्रकार से दोनों कंट्रीज़ के बीच पे जो व्यापार है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा छूट देकर उस व्यापार को इंक्रीज़ किया जाएगा। ये यहाँ पर अभी एक एक्सपेक्टेशन निकल कर आती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी एक्सपेक्टेशन को लेकर आर्टिकल नहीं पढ़ना है। अब आने वाले टाइम पर जब मीटिंग होगी तो उसके बाद हमें पता ही चलेगा हाँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले जब भी आप लोग कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक को उठाते हो तो वहाँ पर आप रिलेशन देखोगे भारत के श्रीलंका के, भारत के इजराइल के, भारत के जापान के, भारत के ऑस्ट्रेलिया के, तो ऐसे आपको हर एक चैप्टर देखने को मिलता है। तो उसी के साथ यहाँ पर आप देख पाओगे कोई सी बुक उठाना, मैं आपको वो रिलेशंस बताने वाला हूँ जो कि हर बुक के अंदर अवेलेबल है। तो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इंडिया और इजराइल के अगर हम लोग रिलेशन देखें तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमेटिक टाइज़ की, ये जो रिलेशन स्टार्ट कैसे होते हैं। इंडिया यहाँ पर इजराइल को रिकग्नाइज़ करता है ऑफिशियली 1950 में, क्योंकि यहाँ पर इजराइल को लेकर ना बहुत सारी कंट्रीज़ अगेंस्ट में रहती हैं, ठीक है, कि इजराइल गलत तरीके से पूरी तरह से बसा हुआ है, इसने यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा करके यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है। फ़िलिस्तीन आज के टाइम पर पूरी तरह से कम हो चुका है, तो एक टाइम पे वो पूरा फ़िलिस्तीन हुआ करता था। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बहुत कम कंट्रीज़ यहाँ पर रिकग्नाइज़ करती हैं, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज़ किया और इंडिया ने यहाँ पर ऑफिशियली रिकग्नाइज़ कर लिया था इजराइल को एज अ कंट्री 1950 में। फिर तभी से क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है वो इंप्रूव होना चालू हो गए और फिर उसके बाद आप देख पाओगे एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है 29 जनवरी 1992 के अंदर में। फिर दिसंबर 2020 तक की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा मेंबर है जो कि इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखता है। ये तो हुई हमारी डिप्लोमेटिक टाइज़ की स्टार्टिंग कैसे हुई। अब बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस यानी व्यापार को लेकर कहाँ पर रिलेशंस स्टैंड करते हैं। देखो 1992 में इंडिया और इजराइल के बीच में $200 मिलियन का ट्रेड हुआ था। तो उसी ट्रेड को आप कंपेयर करोगे 2020 से तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप देख पाओगे डिफरेंस क्या है कि उस टाइम पर $200 मिलियन का ट्रेड था और अप्रैल 2020 का डेटा हमारा ये बताता है कि जो अप्रैल 2020 के अंदर ट्रेड है वो लगभग $4.414 बिलियन का है। तो ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ट्रेड कब बढ़ा, जब यहाँ पर रिलेशंस भी दोनों कंट्रीज़ के काफ़ी हद तक अच्छे होते हुए नजर आए। तो व्यापार दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है और व्यापार भारत के फेवर में ही रहा है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। डायमंड्स को लेकर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ, लगभग इनका जितना भी व्यापार हुआ है इसमें से 50% व्यापार डायमंड्स को लेकर हुआ है।
इंडिया इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है पूरे एशिया के अंदर और सेवन्थ लार्जेस्ट पार्टनर है दुनिया भर के अंदर जहाँ पे हम इसराइल के साथ ट्रेड करते हैं। प्लस इसराइल की बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, खासकर एनर्जी सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, रियल इस्टेट, वाटर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के अंदर भी आप देख पाओगे दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं। और फिर उसके बाद भारत यहाँ पर बातचीत कर ही रहा है इसराइल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ चार्जेस वगैरह लगते हैं उनके ऊपर छूट दी जाती है, वो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है, बहुत सिंपल से शब्दों में। अब बात करते हैं डिफेंस के बारे में। अभी तक हमने डिप्लोमेटिक टाइज के बारे में बात करी, फिर उसके बाद ट्रेड के बारे में बात किया, अब बात करते हैं डिफेंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसको लेकर एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है, अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो इंडिया एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायर रहा है इसराइल के मिलिट्री इक्विपमेंट्स का। हमने बहुत सारे हथियार इसराइल से परचेज़ किए हैं। उसके बाद इसी चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे इसराइल हमारे लिए एक सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रहा है, उसके बाद रशिया के बाद में, ठीक है, और मतलब रशिया के बाद में रहा है, नहीं तो फिर यूएस भी टॉप पर है, रशिया भी टॉप पर है, कुछ कंट्रीज़ हैं, इसराइल भी आपको टॉप पर देखने को मिलेगा जिनसे हम लोग हथियारों को परचेज़ करते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने बहुत सारे इजरायली वेपन सिस्टम्स को अपने यहाँ पर रख रखा है। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इजरायली वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हेरॉन हो गया, सर्चर 2, हेरोप ड्रोन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसराइल से बिलोंग करती हैं। बाराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये भी इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हुआ, ये भी इसराइल का है, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी ऐसे आपको एयर टू एयर मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पाइथन टू डेरबी एयर टू एयर मिसाइल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, वो भी इसराइल से ही बिलोंग करती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इनके बीच में 15th जॉइंट वर्किंग ग्रुप बैठता है। ये मीटिंग होती है दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर, और दोनों कंट्रीज़ मिलकर अग्री करती हैं कि आने वाले कुछ साल में, आने वाले यहाँ पर कुछ 10 सालों में इनके कोऑपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा। प्लस ये तो हुआ डिफेंस के मामले में। अब बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में भी काफ़ी बड़ा कोऑपरेशन देखने को मिलता है। मई 2021 के अंदर यहाँ पर 3 साल का एक वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट होता है दोनों कंट्रीज़ में, ताकि दोनों कंट्रीज़ मिलकर एग्रीकल्चर सेक्टर में साथ मिलकर कोऑपरेट करेंगी। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के और इजराइल के, दोनों मिलकर यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर में। और इसी के साथ दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अप्रूव किया है 3 जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है, जिसकी कॉस्ट है $5.5 मिलियन की, जिससे कि यहाँ पर आप देख पाओगे जिसमें इंडिया इजराइल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। प्लस ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे एरियाज़ देखने को मिलेंगे जहाँ पर इजराइल और इंडिया का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इजराइल ने यहाँ पर ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ISA, जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाता है भारत के अंदर, ठीक है, जहाँ पर क्लीन एनर्जी को लेकर चर्चा की जाती है कि हम लोग पोल्यूशन को कम करेंगे, क्लीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। अब रिलेशन इंपॉर्टेंट थे, देखो यूपीएससी ने साल 2008 में ही एक और क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बाराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मतलब डायरेक्टली यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन से कंट्री से भारत ने बाराक एंटी मिसाइल सिस्टम को परचेज़ किया। और अभी मैंने आपको डिफेंस जब रिलेशंस पढ़ाए थे तभी मैंने आपको बताया कि हाँ, बाराक एंटी मिसाइल सिस्टम को भी हमने इसराइल से परचेज़ किया है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसराइल, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बाराक एक इजरायली सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन नीचे प्रोवाइड करवा दिया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा यहाँ पर आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी जहाँ पे बातचीत की गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे यूके के आपको PM देखने को मिलेंगे बोरिस जॉनसन। तो इनके बीच में डिस्कशन वगैरह हुआ है, यूक्रेन को लेकर यहाँ पर डिस्कशन काफ़ी किया गया, और साथ साथ यहाँ पर बातचीत की गई है कि हम लोग डिमांड ये करते हैं कि देखो इस यूक्रेन और रशिया के डिस्प्यूट को पूरी तरह से सॉल्व किया जाए, प्लस सीज़ फायर के ऊपर ध्यान दिया जाए। मतलब जो आज के टाइम पर ये डिस्प्यूट है इसके ऊपर सीज़ फायर लगा दिया जाए, जो भी यहाँ पर लगातार गोलियाँ चल रही हैं उनको रोक दिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बातचीत करी है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ में। ये बातचीत कब हुई है, ट्यूसडे में, यानी कल वाले दिन, कल की रात ये डिस्कशन हुआ है, जहां पर इन दोनों ने मिलकर स्पेसिफिकली फोकस किया रशिया यूक्रेन के विवाद के ऊपर। और दोनों की यहाँ पर डिमांड यही है कि यहाँ पर क्या हो, ये जो पूरा का पूरा युद्ध है ये रुक जाए और यहाँ पर एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हो जाए जिसमें दोनों कंट्रीज़ का कोई ज़्यादा नुकसान हो ना, तो इसके ऊपर फोकस किया गया।
ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई, मतलब अगेन इसमें से कुछ ऐसा पूछा नहीं जाने वाला है, बस खाली एक छोटी सी न्यूज़ थी। आने वाले टाइम पर जो एडिटोरियल्स आते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर ऑथर ऐड कर देते हैं कि हाँ रिसेंटली ये मीटिंग हुई है, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई डायरेक्टली ऐसी हेल्प ये करता हुआ नज़र आएगा नहीं। क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं। नाउ आते हैं बिजनेस सेक्शन के ऊपर। बिजनेस सेक्शन आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। यहाँ पर आपको दो आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ये वाले और ये वाले, दोनों इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं और $116 पर बैरल तक यहाँ पर ये प्राइसेस पहुँच रहे हैं। अब एक बैरल के अंदर कितना होता है, 159 लीटर्स होता है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखो, बैरल को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, कल मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाँ एक बैरल के अंदर कितने लीटर्स होते हैं, ये यूपीएससी ने डायरेक्टली इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा है, तो 159 लीटर्स होते हैं। तो कल कहीं कहीं पर मैंने शायद इसको 129 बोल दिया था। तो कभी कभी हो जाता है यार, पता है कि मतलब लिखा हुआ कुछ और मैं उसको कुछ और बोल देता हूँ, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, सभी के साथ हो जाता है। वहाँ पर उसको जब लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी कभी मैं उसको गलत पढ़ देता हूँ, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर कल ऐसा हुआ है कि कल यहाँ पे 159 मतलब लीटर ही लिखा हुआ था, उसको मैंने शायद 129 लीटर पढ़ दिया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं इस आर्टिकल को लेकर। तो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बढ़ने के पीछे का रीज़न रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इससे पहले भी बढ़ रहे थे लेकिन इतनी तेज़ी गति से नहीं बढ़ रहे थे। इस डिस्प्यूट की वजह से कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आपको प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बातचीत की गई है ब्रेंट क्रूड के बारे में, यानी जो ब्रेंट क्रूड वाला तेल है। आज आप लोग मुझे बताओगे कि जो ये क्रूड ऑयल है ये आपको दो प्रकार में देखने को मिलता है, एक होता है ब्रेंट क्रूड वाला और दूसरा होता है WTI वाला। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको लेकर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आज मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कल ही हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं जो कि पहले पूछे गए। बाकी यहाँ पे बातचीत की गई है कि एक टाइम था 2008 में, तब ऐसा क्राइसिस आया था, तब यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड है वो लगभग $139 पर बैरल पहुँचा था। उसके बाद से अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। 2008 के बाद से अब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वापस से हम लोग देख पा रहे हैं लगातार प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और आने वाले टाइम पर और भी यहाँ पर इस तेल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं, एग्जामिनेशन में कैसे हेल्प करेगा। तो पहली बात कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, न्यूज़ यही है कि देखो लगातार तेल बढ़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये भी है, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, जो रशियन ऑयल है, देखो यूएस भी यहाँ पर इंपोर्ट करता है रशिया का ऑयल। रशिया बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट भी करता है दुनिया भर में। तो अभी क्या हुआ, यूएस ने यहाँ पर रशिया के ऑयल को बैन कर दिया कि हम खरीदेंगे नहीं। उसका जो नेचुरल गैस यहाँ पर रशिया देता है उसको भी बैन कर दिया, कोल यहाँ पर देता है उसको भी बैन कर दिया। तो बहुत सारी कंट्रीज़ लगातार बैन करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यूएस के पीछे पीछे बहुत सारी कंट्रीज़ बैन कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर रशिया के इस तेल को बैन कर दिया है, जिसकी वजह से भी आप देख पाओगे प्राइसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। उसके साथ साथ बताया गया कि रशिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया एनर्जी के मामले में ना, एनर्जी के एक्सपोर्ट के मामले में एक टॉप की कंट्री रहा है स्टार्टिंग से। अगर हम लोग बात करें, रशिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे जनवरी 2022 की अगर बात करें तो रशिया का जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन है वो लगभग 11.3 मिलियन बैरल्स पर डे का था, ठीक है। तो इतने बैरल्स रोज़ाना यहाँ पर रशिया प्रोड्यूस कर रहा था, जिसमें से भारत भी बहुत सारे ऑयल को परचेज़ करता है। तो यहाँ पे आपने समझा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके साथ साथ दुनिया भर का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का और ऑयल प्रोडक्ट्स का। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में तीसरे लेवल पर आ रहा है, और उसी के साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के मामले में भी आप देख पाओगे एक टॉप की कंट्री देखने को मिलता है। दिसंबर 2021 की अगर हम लोग बात करें तो एक टॉप कंट्री रहा है एक्सपोर्ट के मामले में, 2nd लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का पूरे दुनिया भर में। उसके साथ साथ क्रूड ऑयल के साथ साथ रशिया में आपको बहुत सारी नेचुरल गैस मिलती है, और वो नेचुरल गैस भी रशिया बहुत सारी एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट पूरा यूरोपियन यूनियन आज के टाइम पर डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, रशिया की नेचुरल गैस को लेकर, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे। और इनफैक्ट इतना बताया गया कि साल 2021 में अगर हम लोग बात करें, रशिया ने जो नेचुरल गैस है उस नेचुरल गैस को बेचकर 25.29 ट्रिलियन रूबल्स का व्यापार किया था पिछले साल। तो आप इसको अमाउंट को देख सकते हो कि हाँ कितने सारा एक्सपोर्ट वगैरह रशिया से होता है।
अब क्या है, बहुत सारे आप कह सकते हो सैंक्शंस वगैरह लग चुके हैं रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर तेल आ नहीं रहा है, मार्केट के अंदर तेल का थोड़ा शॉर्टेज रहा, जिसकी वजह से जो भी तेल अवेलेबल था उसके प्राइसेस लगातार इंक्रीज हुए। अब इसकी वजह से इंडिया को भी काफ़ी हद तक सफ़र करना पड़ रहा है। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने रशिया से तेल परचेज करना बैन नहीं किया। चाइना आज के टाइम पर परचेज कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ आराम से परचेज कर रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा मैं आपको बताता हूँ। इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि भारत दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। हम लोग यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा तेल को कंज्यूम करते हैं, इस कच्चे तेल को, इस पेट्रोल को। इनफैक्ट यहाँ पर इतना बताया गया, एक दिन के अंदर लगभग 5.5 मिलियन बैरल्स ये जो तेल है ये यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर में। ये जो ऑयल की डिमांड है लगातार ग्रो हो रही है और आने वाले टाइम पर और ग्रो होती हुई नजर आएगी, साल ब साल ग्रो हो रही है। और एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर इंडिया हो सकता है एक दिन के अंदर 7 मिलियन बैरल्स तक यहाँ पर जो तेल है उसको कंज्यूम करने लगे, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हमारी हो जाए। प्लस सबसे बड़ी बात आपको ये देखने को मिलेगा, हम लोग इतना सारा तेल कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें से 85% जो तेल है ना वो अलग अलग कंट्री से आ रहा है। 85% तेल हम लोग 40 देशों से ले रहे हैं, मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं, यूएस से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं। अगर हम लोग रशिया से देखें तो रशिया से ज़्यादा परचेज करते नहीं हैं, 2% यहाँ पे सप्लाई रशिया से देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। उसके बाद इसके नीचे एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त है, यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इस आर्टिकल को लेकर, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। सरकार ने क्या किया है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जूट के लिए वो यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो जो नया मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है वो 250 रुपये, थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा अब की बार एमएसपी रखा गया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको एमएसपी देखने को मिलेगा। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने ट्यूसडे में अप्रूव किया इस एमएसपी को 2022-23 के सेशन के लिए, और इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अब जो जूट होगा हमारा, जो जूट होता है, आप समझ रहे हो ना जूट क्या होता है, तो जो जूट है इसको लेकर अगर हम लोग देखें तो अब इसके ऊपर जो एमएसपी वगैरह दिया जाएगा, इस एमएसपी के अंदर हम लोगों ने 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले साल यहाँ पे आप कह सकते हो, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 250 रुपये अब की बार बढ़े हुए नज़र आने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो 4,750 रुपये पर क्विंटल आपको देखने को मिलेगा 2022-23 के सीज़न में, ये एमएसपी रखा गया है। तो अभी अगर मैं आप लोगों को एमएसपी बताता हूँ तो आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। एमएसपी मतलब जो सरकार है वो यहाँ पर किसान भाइयों से इन जूट को परचेस करेगी इस एमएसपी के दाम पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा सपोर्ट प्राइस है जो कि फार्मर्स को मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे फार्मर्स मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर इनको ऊपर नीचे मिलता है, लेकिन एक जो सरकार देती है एमएसपी वो यहाँ पर एक फिक्स प्राइस यहाँ पर इनको मिल जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर घाटा होने से इन लोगों को बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको पता है कि कुछ हो ना हो हम लोग को इतना प्राइस तो मिलेगा, सरकार इतना पैसा देगी और फिर हम अपना सामान वहाँ पर सरकार को बेच देंगे। क्लियर हुआ? तो ये होती है हमारी एमएसपी। तो एमएसपी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एमएसपी एक मिनिमम प्राइस है किसी भी फसल के लिए जो कि यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद एमएसपी कैसे दी जा रही है, देखो एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लाया गया था सीएसीपी के थ्रू। ये एक बॉडी है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसने यहाँ पर रिकमेंड किया कि भाई एमएसपी होनी चाहिए। तो 23 फसलों के लिए यहाँ पे हम लोग एमएसपी प्रोवाइड करवाते हैं, और शुगर के लिए यानी गन्ने के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस को दिया जाता है। तो ये जो सीएसीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो कौन सी 23 फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी दिया जाता है, तो इसमें आपको सीरियल्स देखने को मिलेंगे जिसमें है पैडी, वीट, बार्ले, जोवर, बाजरा, मेज़, रागी। उसके बाद 5 आपको पल्सेस देखने को मिल जाएंगी, ग्राम, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। उसके बाद 7 ऑयल सीड्स देखने को मिल जाएंगे, ग्राउंडनट, रेप सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड। उसके बाद कुछ कमर्शियल क्रॉप्स हैं जहाँ पर रॉ कॉटन और रॉ जूट, जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है, और कोपरा भी देखने को मिलेगा। फिर इसका शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी मैंने आपको क्रॉप्स बताई हैं, ये क्रॉप्स ध्यान रखना, डायरेक्टली क्रॉप्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा जाता है। 2008 में यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा, आज देखो 2008 के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर में यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, आपको काफ़ी सारे फसलों के नाम दे दिए, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट। ठीक है, ये चारों नाम दिए। अब इसमें से पूछा गया
कि कौन सी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स आपको देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा करेक्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए के अंदर बोला गया पहली और तीसरी, आप लोग इसको स्टेटमेंट्स को देख सकते हो। इस वाले आंसर का जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे, क्योंकि इसको काफ़ी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कोई नया क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये काफ़ी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग इसका आंसर जरूर देना। तो क्रॉप्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप देख पाओगे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में 2015 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा था, जो फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस है शुगर केन के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि देखो फसलों के अंदर जो 23 फसलें हैं जिसके ऊपर एमएसपी दी जाती है, बाकी शुगर केन यानी गन्ने के ऊपर एफआरपी दिया जाता है। ये जो एफआरपी है शुगर केन के लिए, इसको कौन अप्रूव करता है, कौन सी बॉडी अप्रूव करती है डायरेक्टली। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी एक और क्वेश्चन पूछता है, कब, साल 2020 में। साल 2020 में यहाँ पर यह पूछा गया, Which of the following factors policies were affecting the price of rice in India in the recent past? 2020 में पूछा गया, तो 2020 से पहले वाली कहानी को यहाँ पर पूछा ये गया कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, जो चावल है, चावल के जो प्राइस हैं, जो दाम है, उसके अंदर काफ़ी बड़े यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके पीछे की क्या क्या कारण है। तो ऑप्शन दिए गए एमएसपी है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग है, या फिर कंज्यूमर सब्सिडीज़ है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको चारों ही देखने को मिलेगा, चारों का एक बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पर एमएसपी का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। एमएसपी की वजह से यहाँ पर प्राइसेस के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, प्राइसेस अफेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आप देख पाओगे 3 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। एग्रीकल्चर सेक्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन एक दिन में ही सब कुछ डिस्कस करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। तो हमने बिजनेस सेक्शन को खत्म किया, देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। दुनियादारी में रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये चर्चा की जा रही है, जो ज़ेलेंस्की आज के टाइम पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, तो ये मांग ये कर रहे हैं कि डायरेक्ट इनकी बातचीत हो जाए व्लादिमीर पुतिन से, रशियन प्रेसिडेंट से। तो डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आया जाएगा। इसको लेकर डिस्कशन किया गया है। अगेन आर्टिकल में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आएगा जो आप एग्जामिनेशन से रिलेट कर सको। एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे चर्चा की गई है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने यहाँ पर इंडिया को बोला कि इंडिया का जो भी रशिया को लेकर रिस्पॉन्स है वो एक शैकी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर अस्थिर सा, अनस्टेबल सा रिस्पॉन्स है, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई कंफर्मेशन वाला रिस्पॉन्स है ही नहीं। मतलब आप कह सकते हो रशिया के अगेंस्ट में यूएस चाहता है कि हम लोग बोलें, लेकिन ऐसा यूएस को मिल नहीं रहा है, ठीक है। जो व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पर कर रहे हैं उसको लेकर इंडिया खिलाफ बोले, उसके खिलाफ में बोले, ये सब यहाँ पर कंट्रीज चाहती हैं, लेकिन इंडिया कर नहीं रहा है। तो उसी को लेकर इनके स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। इनका कहना यह है कि अगर हम लोग बात करें क्वाड ग्रुप के बारे में, क्वाड ग्रुप जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस तो साथ में आए हुए हैं। ये सब साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं रशिया की, और ये चाहते हैं कि भारत भी आलोचना करे, लेकिन भारत ने की नहीं है। तो ये आप लोग देख पाओगे, ये चीज़ें मेंशन करी गई इनके थ्रू बोला गया कि भारत का जो भी रिस्पॉन्स है वो शैकी सा रिस्पॉन्स है, एक अनस्टेबल सा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया जो बाइडन है ये ट्रैवल करने वाला है ब्राज़ील्स के अंदर। तो वेडनेसडे यानी आज के दिन ये यहाँ पर ब्राज़ील्स जाएंगे एक समिट लेवल मीटिंग के लिए, जहाँ पर आप कह सकते हो कि मीटिंग चलेगी। जो भी यहाँ पर नाटो के लोग हैं उनके थ्रू, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 30 आपको देश देखने को मिलेंगे, इनके एलाइज होंगे, G7 के मेंबर्स होंगे, यूरोपियन काउंसिल के मेंबर्स होंगे, तो उनके सबके साथ मीटिंग चलने वाली है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया, क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ चुका है, देखो अभी मैंने आपको बताया G7 के अंदर कितने देश हैं, 7 देश हैं। 7 देश के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर के अंदर आप देख पाओगे ये जो 7 कंट्रीज़ है ये G7 के अंदर में आती हैं। यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान और जर्मनी। यही G7 वाला ग्रुप एक टाइम पर G8 हुआ करता था, जब इसके अंदर रशिया भी हुआ करता था। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया वाले रीजन को हथियाया, तो उसके बाद इसमें से G8 में से रशिया को निकाल दिया गया, तब से ये G7 बन चुका है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है G20, तो G20 के अंदर आपको रशिया भी देखने को मिलेगा, ये 7 देश भी देखने को मिलेंगे, बाकी ये सारे देश भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें इंडिया भी है, इंडिया के साथ साथ आप देख पाओगे यहाँ पर टर्की है, टर्की के साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के साथ साथ यहाँ पर आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया यूपीएससी के थ्रू, ये आप लोग देखो, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये पूछा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स
ऑल आर द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। जो G20 ग्रुप है, G20 ग्रुप के अंदर कौन कौन से यहाँ पर कंट्रीज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग को ये पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के अंदर आपको 4 कंट्रीज़ दी गई हैं और पूछा ये गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसकी चारों कंट्री G20 ग्रुप का पार्ट है। तो ऑप्शन ए के अंदर अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, तो ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है हमें, चारों कंट्रीज यहाँ पर G20 का पार्ट है। ऑप्शन बी के अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो है लेकिन मलेशिया, न्यूजीलैंड नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया भी देखने को मिल रहा है तो ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है जहाँ पर अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, तो इसका करेक्ट आंसर ए देखने को मिल जाएगा। ये सारे G20 के पार्ट हैं। तो यानी कि आपको जितने भी हमारे ग्रुपिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी होती हैं, उनको भी कवर करते हुए चलना है। इसको लेकर भी क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप लोगों से कहना भूल चुका हूँ, स्टार्टिंग में कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक करना है, अपना सपोर्ट दिखाना है। हमने टारगेट रखा है 5K प्लस लाइक्स का, तो आज भी आप लोगों को यहाँ पर 5000 से ज़्यादा लाइक्स पहुँचाना है इस वीडियो के ऊपर। ठीक है, अब जिस दिन नहीं बोलता हूँ मैं उस दिन आप लोग भी भूल जाते हो, पढ़ते पढ़ते याद नहीं रह पाता है, तो इतना आप सपोर्ट कर सकते हो। एक छोटा सा बटन दबाना है, इससे क्या होगा, इससे वीडियो काफ़ी आगे तक आगे जाता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम की मदद से वीडियो काफ़ी हद तक लोगों तक रीच करता हुआ नज़र आता है। अगला आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एडिटोरियल को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल में बातचीत की गई है एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर। तो अभी क्या हुआ है, एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर यहाँ पर हरियाणा के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हरियाणा असेंबली ने मंगलवार यानी कल के दिन अपना हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022 को सही से पास कर दिया है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस की साइड से अपोजिशन चल रहा था यहाँ पर कि नहीं पास किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये प्रॉपरली पास हो गया। तो डिस्कस करते हैं एंटी कन्वर्जन बिल क्या है। इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स रेगुलरली आते रहते हैं, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया, उसके बाद अभी ये पास वगैरह होके बिल्कुल आप कह सकते हो सब कुछ इंप्लीमेंट हो चुका है। अब इस बिल का मकसद क्या है, देखो इस बिल का मकसद यह है कि जो एंटी कन्वर्जन नाम है इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कन्वर्जन को रोकेगा। मतलब यहाँ पर मान लो एक मेल है और इधर एक फीमेल है, और ये जो मेल है ये ज़ोर ज़बरदस्ती से, फोर्सफुली, ठीक है, फ्रॉड तरीके से या बहला फुसलाकर एल्योरमेंट से या ज़बरदस्ती तरीके से, तो अगर इस फीमेल का रिलीजन कन्वर्ट करवाता है, इस फीमेल के रिलीजन को यहाँ पर बदलवाता है, तो क्या होगा, वो चीज़ें यहाँ पर मना है इस बिल के अंदर में। अगर ऐसा होगा तो इस व्यक्ति को यहाँ पर सज़ा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसमें से हो सकता है, तो इस व्यक्ति को यहाँ पर काफ़ी सज़ा मिलेगी, ऐसा यहाँ पर इस बिल के अंदर मेंशन्ड है। लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया, जब ये व्यक्ति क्या करेगा, फोर्सफुली, ज़बरदस्ती तरीके से या उसको इन्फ्लुएंस करके या बहला फुसला कर या यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ्रॉड तरीके से अगर ये काम करता है, शादी कर लेता है, तो अगर ये सारा काम इस तरीके से होता है तो ये चीज़ें मना है। अदरवाइज़ यहाँ पर मान लो ये जो व्यक्ति है ये अपनी मर्ज़ी से रिलीजन को कन्वर्ट कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से दूसरे रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो अपनी मर्ज़ी से हो सकता है, उसके पास फ्री ऑफ चॉइस है, लेकिन ज़बरदस्ती तरीके से इसको रोका जाएगा, वो इस बिल के अंदर मेंशन्ड है। आपको बहुत सारे और भी राज्य देखने को मिलेंगे, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब यहाँ पर स्टेट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इस रिलीजियस कन्वर्जन के बिल को लेकर पास कर चुका है। मतलब ये बिल आपको यहाँ पर इन स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसकी ज़रूरत यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो हर एक व्यक्ति है उसके पास फंडामेंटल राइट है, वो यहाँ पर अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट यहाँ पर एक रोक ये भी है कि आप यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती तरीके से या मतलब किसी को होता नहीं बहला के, यानी कि उसको यहाँ पर आपने फुसला के और बहला कर चाहे क्या कर लिया, उसको उसका रीजन जो है वो कन्वर्ट करवा दिया है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इसके ऊपर रोक लगाई जाती है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज के टाइम पर ये चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। फ्रॉड तरीके से बहुत सारी मैरिजेस हो रही हैं, फिर मैरिज होने के बाद यहाँ पर फिर क्या होता है, उस व्यक्ति को कन्वर्ट करने के ऊपर जोर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, इस वजह से यहाँ पर ज़रूरत है। ना ये जो बिल है अभी जो पास हुआ है हरियाणा के अंदर, इसके प्रोविज़न क्या हैं, इसके प्रोविज़न इन्होंने यहाँ पर ये बोला है, इस बिल के अंदर इस कन्वर्जन को तो रोका जाएगा, और अगर जो व्यक्ति कर रहा है ज़बरदस्ती काम उसको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन अगर ये कन्वर्जन किसी माइनर, वेमेन या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का होता है, इनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया जाता है, तो ये सज़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, पनिशमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी जो भी ये काम करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद मैं फिर से मेंशन कर दूँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, डरा कर, धमका कर, बहला कर, फुसला कर, जिस भी तरीके से अगर ये कन्वर्जन करता है तो वो चीज़ें मना है। अगर दूसरा व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट होना चाहता है तो वो चीज़ें अलाउ हैं, वो अपनी मर्ज़ी से वो कन्वर्ट हो सकता है। अब
इंडिया के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ आपको देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा आर्टिकल 25 के अंदर। आर्टिकल 25 गारंटी देता है कि आप आराम से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस और मतलब प्रचार वगैरह सब कुछ आराम से कर सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती तरीके से यहाँ पर किसी व्यक्ति को फोर्सफुली यहाँ पर उसके रिलीजन को चेंज नहीं करवाया जा सकता। तो ये आपको एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक छोटा सा प्रोविजन भी आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है और ये हमेशा चर्चा में रहती है, तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। आगे चलते हैं। देन आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल के ऊपर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। सबसे पहला एडिटोरियल आपको यह है, ठीक है, 3 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। एक एडिटोरियल ये वाला आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे चर्चा की गई है वैक्सीन्स को लेकर और ट्रिप्स को लेकर, ठीक है, पेटेंट्स को लेकर, पेटेंट्स के ऊपर छूट को लेकर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अरे टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेज कहाँ गया यार, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा, ये आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, एक ये वाला है, ये बहुत ज़बरदस्त है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बातचीत की गई है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन को लेकर, डिस्कस करेंगे ये NLMC क्या है, सरकार का एक नया कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई है हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में। हाइपरसोनिक वेपन्स क्या हैं, भारत के पास है या नहीं है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। क्यों चर्चा में है, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बातचीत की गई है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन को लेकर। तो ये क्या है क्या नहीं है मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस खाली आप लोग थोड़ा फोकस से सुनते हुए चलना। हुआ क्या है, न्यूज़ का निकल कर आती है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि हम लोग नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन को यहाँ पर एक सेटअप करने वाले हैं, मतलब इस नाम की एक बॉडी बनाएंगे। नाम से पता चल रहा है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, जो कि सरकारी ज़मीन को, ऐसी ज़मीन जो इसका यूज़ सरकार नहीं कर रही है, वो बेकार पड़ी है, अनयूटिलाइज्ड लैंड है, तो उस लैंड को मोनेटाइज किया जाएगा, उसको बेच कर रेंट पर देकर कुछ भी करेंगे, लेकिन उससे पैसा कमाया जाएगा। तो वो प्रोसेस को करने के लिए ये बॉडी को बनाया गया है जिसका नाम है NLMC। ये यहाँ पर आप देख पाओगे सरकार का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी यहाँ पर रहने वाली है। अगस्त 2021 के अंदर इसी प्रकार का एक और काम किया गया था। ये तो अभी अगस्त 2022 के अंदर काम किया गया है, सॉरी ये तो अभी 2022 के अंदर स्टेप उठाया गया है, लेकिन इससे पहले सरकार ने एक और काम किया, आपको याद होगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम की बॉडी को बनाया था कि यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बहुत सारा जो भी हमारी रोड्स हैं, जो भी हमारे सरकारी एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, मोनेटाइज करेंगे, उनको रेंट पर देंगे, ठीक है, सालों के लिए रेंट पर दे देंगे प्राइवेट सेक्टर को, तो उससे पैसा जनरेट करेंगे। ये हमारा गोल था। तो उसी प्रकार की बॉडी अभी फिर से यहाँ पर सेटअप करने के बारे में चर्चा की गई है। तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन क्या है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसका मेजर काम क्या है, इसका मेजर काम यह है सरकारी बहुत सारी जो सरप्लस ज़मीन पड़ी हुई है उसको मोनेटाइज करना, और उसको मोनेटाइज करने के ऊपर जो सारा काम है वो सब एडवाइस देनी होगी सरकार को, है ना। सरकार को बताना होगा ये काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, क्या होगा, एक एस्टिमेशन वगैरह सब कुछ सेट करके सरकार को देना होगा। तो वो जो काम है वो यहाँ पर NLMC यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन करने वाला है। क्लियर हुआ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इस NLMC के अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर होने वाले हैं जो कि इस पूरी कंपनी को अच्छे से मैनेज करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर इस बॉडी का एक चेयरमैन होगा। नो गवर्नमेंट डायरेक्टर्स भी आपको उनको देखने को मिलेंगे, मतलब कि एक तो आपको चेयरमैन तो देखने को मिलेगा, साथ साथ बहुत सारे जो आपको प्राइवेट सेक्टर के डायरेक्टर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिनको एक मेरिट के बेस पर सेलेक्ट किया जाने वाला है। ये जो नई कंपनी है जिसको सेटअप करेंगे, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो NLMC कौन सी बॉडी के अंदर आने वाली है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी। उसके साथ साथ जो ये NLMC है, इसका मेजर काम ये भी रहेगा कि काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर की साइड से, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर की साइड से जैसे किसके अंदर होता है, एक और बॉडी हमारे पास नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड इन्वेस्ट इंडिया, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। वैसे ही आप देख पाओगे NLMC के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर के साथ यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर वर्किंग में लिया जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बॉडी जैसे लागू होती है तो इससे सरकार पैसा कमाएगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि रेवेन्यू तो सरकार को मिलेगा, साथ साथ लोगों के लिए रोज़गार वगैरह भी मिलता हुआ नज़र आएगा। अब इस बॉडी के बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स यहाँ पर ये होंगे कि देखो सरकार को पैसे जनरेट करके दे रही है, ये बॉडी क्या करेगी, ये यहाँ पर सरकार की जो भी अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करेगी, जिसका यूज़ सरकार कर ही नहीं रही है,
ऑब्वियस ही बात है, कर नहीं रही है, वो ज़मीन ऐसी पड़ी है, वो एसेट ऐसी पड़ा हुआ है, तो उसको करना क्या चाहिए, उससे पैसा जनरेट कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, सरकार के पास पैसा आएगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, नया जब पैसा आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक बूस्टअप मिलेगा, हमारी इकोनॉमी जनरेट होगी, सरकार के पास पैसा आएगा तो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे फायदे नज़र आने वाले हैं। तो ये हैं इसके बेनिफिट्स। क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर आप डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस भी देख पाओगे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर सरकार चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देगी। ठीक है, काफ़ी सारा यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब थोड़ा बहुत शेयर अपने पास रखेगी, थोड़ा बहुत शेयर प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। तो ये चीज़ें हम लोग देख पाएंगे, ये होने वाला है। प्लस इसके अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने को मिल सकते हैं, मतलब परेशानियाँ होने वाली हैं इसके अंदर। वो परेशानियाँ क्या क्या हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है कि मतलब कितना रेवेन्यू हो सकता है, आइडेंटिफाइबल ये रेवेन्यू की जो है वो एक कमी देखने को मिलेगी। उसके साथ दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कोई अगर विवाद होता है ना, इस बॉडी के अंदर कोई भी यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उस डिस्प्यूट को यहाँ पर सुलझाने के लिए कोई भी बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। तो उसको सुलझाने के लिए कोई तरीका ज़रूर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस एनएलएमसी का फंक्शन क्या होने वाला है एग्जैक्टली मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सरकार का जो भी यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग एसेट्स वगैरह है वो सब यहाँ पर मोनेटाइज करेगा, वो सबसे पैसा कमा कर देगा ये बॉडी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें रिपीटेडली थोड़ी सी बताई गई हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं। आपको मेजर इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है वो पता होना चाहिए, वो आपको पता चल चुका है। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है। एक प्रोसेस होता है जहाँ पर सरकार की जो भी सरकारी ज़मीन है, जो भी एसेट्स हैं, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स हैं, जिनसे पैसा जनरेट किया जा सकता है, जिसका सरकार यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज़ करके, उसको बेच बाच के जो भी है, यहाँ पे आप देख पाओगे कैसे खंडर सी बिल्डिंग पड़ी है, उनका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसी प्रकार की एक और बॉडी को लाया गया था पिछले साल अगस्त 2021 में, जिसका नाम था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसके ऊपर भी डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको लेकर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको, एक सेकेंड, हाँ, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको एसेट मोनेटाइजेशन प्लान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, सरकार ने 2021 अगस्त के अंदर ये डेटा पब्लिश किया। सरकार ने बोला हम लोग काफ़ी सारा पैसा कमाने वाले हैं। कैसे, यहाँ पे आपको पता होगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की मदद से। मतलब क्या होगा, सरकार यहाँ पर कह रही है कि जो सरकारी ज़मीन, यहाँ पे रेलवे हो गया, ठीक है, या टेलीकॉम सेक्टर हो गया, या आपको रोड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, पावर सेक्टर देखने को मिल जाएगा, नेशनल गैस पाइपलाइन हो गई, पावर जनरेशन, ऑयल पाइपलाइन, टेलीकॉम, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, स्टेडियम, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में है, इन सबको क्या किया जाएगा, रेंट पर दिया जाएगा, इनको मोनेटाइज किया जाएगा, इनसे पैसा जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे रोड से हम लोग कमाएंगे 1.6 लाख करोड़ रुपीस, उसके बाद रेल से 1.5 लाख करोड़, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी हमारा पावर सेक्टर होगा वहाँ से 67 लाख करोड़, ठीक है, सॉरी 67 करोड़। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे 67,000 के बाद, उसके बाद जो गैस पाइपलाइन होगी यहाँ से 24,000 करोड़ कमाए जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, इन सबको रेंट पर दे देकर, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं रोड का, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा समझने के लिए। मान लो एक हाईवे है, उस हाईवे में सरकार क्या करने वाली है, उस हाईवे को सरकार प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, कहेगी भाई आप 10 साल के लिए इस हाईवे को ले लो, लाओ हमें 100 करोड़ रुपए दे दो। वो प्राइवेट सेक्टर सोचेगा कि चलो सही है, 10 साल के लिए आपको हमें हाईवे दे रहे हो, ठीक है, इससे हम लोग थोड़ा पैसा ज़्यादा जनरेट कर लेंगे, तो 100 करोड़ रुपए सरकार के पास आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे इसका फोकस रखा गया है। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या सोचेगा, वो तो ये सोचेगा कि हाँ यार हमें ये रोड मिल चुका है, ये हाईवे मिल चुका है, तो इस पर हम लोग रेस्टोरेंट्स ओपन कर लेंगे, पेट्रोल पंप्स ओपन कर लेंगे, प्लस टोल टैक्स वगैरह जो होगा, तो वहाँ से यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो जितना पैसा जनरेट कर सकता है वो यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज सरकार के पास यहाँ पर 10 साल के लिए पैसा आ गया, वो बात अलग है। ठीक है, वापस जो ज़मीन है वो वापस सरकार के पास आ जाएगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाला एक प्रोजेक्ट देखने को मिला था जो कि सरकार लेकर आई थी, और इसी प्रकार का काम अभी फिर से किया गया है, जिस बॉडी का नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। क्लियर हुआ। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल शब्दों में क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे बातचीत की गई है अंडरस्टैंडिंग द हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया हुआ है कि देखो जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं ये क्यों सारे वेपन्स से अलग हैं। मतलब हाइपरसोनिक वेपन्स के जब बारे में बात करते हैं तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वेपन इसलिए है कि रिसेंटली रशिया ने एक हाइपरसोनिक वेपन दागा है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। और
अभी तक इतिहास में किसी ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ नहीं किया है, तो रशिया ने पहली बार इस हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया, इसी वजह से ये काफ़ी चर्चा में आ चुका है। क्लियर हुआ? तो डिस्कस करते हैं हम लोग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या है। मैं आपको थोड़ा सिंपल से शब्दों में बताने की कोशिश यहाँ पर करने वाला हूँ। सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये वाली जो मिसाइल होती है इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। कितनी? लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो मार्क 5 की स्पीड देखने को मिलेगी। मतलब जो साउंड की स्पीड होती है, मतलब जब आप बोल रहे हो किसी को सुनाई दे रहा है, जो ये आवाज़ की ध्वनि की गति है, इससे 5 गुना ज़्यादा की स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। और रशिया तो क्लेम ये करता है कि रशिया के पास ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनकी आवाज़ से जो साउंड है उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड वाले हाइपरसोनिक मिसाइल्स रशिया के पास अवेलेबल हैं, ऐसा रशिया का क्लेम है। ठीक है, तो मार्क मैंने बताया, जो साउंड की स्पीड है, साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। तो मतलब इसकी गति तो बहुत तेज़ है, ये आपको देखने को मिलेगा, एक इंसेन स्पीड है। अब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है? तो देखो जो ज़्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइल्स होता है ना, इनके अंदर स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी मतलब स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाता है, और ये जो इंजन है वो एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर काम करता है। मतलब इसमें हवा का एक बहुत बड़ा यूज़ होता है। मैं आपको समझाऊंगा अभी, थोड़ा सा डिटेल से, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर हवा का यूज़ किया जा रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, क्या भारत के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है? तो इंडिया भी यहाँ पर इसके ऊपर वर्क कर रहा है, बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करें तो भारत ने ऑलरेडी अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा दी हैं। हम लोगों ने टेस्ट किया है एसेट को अंडर मिशन शक्ति, तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ये भारत के अंदर डेवलप करी गई है और टेस्ट करी गई है डीआरडीओ और इसरो दोनों के थ्रू। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हाल ही में क्या हुआ है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली यहाँ पर एक फ़्लाइट टेस्ट किया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का। तो हमने काफ़ी बार मतलब इसकी टेस्टिंग कर रखी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो हमने अभी HSTDV जिसके बारे में आपको बताया, इसकी जो टेस्टिंग करी है डीआरडीओ ने, इसकी जो स्पीड है वो लगभग साउंड की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा की स्पीड देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, अगेन चर्चा ये की गई है कि हाइपरसोनिक की स्पीड आपको काफ़ी तेज़ देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको टॉपिक पर लेकर चलता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, आपने कंटेंट में पढ़ा कि इसके अंदर स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज भी एडिटोरियल में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको क्या समझाऊंगा, टर्बोजेट। मैं आपको टर्बोजेट जैसे समझाऊंगा ना, वैसे ही आपको रामजेट और स्क्रैमजेट सब अपने आप समझ में आ जाएगा। टर्बोजेट की जब हम बात करते हैं तो आपको एयरप्लेन के अंदर ये टर्बो फैंस लगे हुए नज़र आते हैं। ये जो एयरप्लेन है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेकार है अगर इसके अंदर ये टर्बो फैन नहीं है। तो ये टर्बो फैन की मदद से ये एयरप्लेन उड़ रहा है। होता क्या है, यहाँ पर इस टर्बो फैन में इधर से ये हवा आती है और पीछे से यहाँ पर ये हवा बहुत उतनी ही तेज़ी से निकलती है। जो ये हवा का यूज़ हो रहा है इसी को हम लोग एयर प्रोपल्शन सिस्टम को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो पूरा का पूरा टर्बो फैन है इसके अंदर टर्बोजेट लगा हुआ है। अभी अगर हम लोग बात करें, जैसे आप एक गुब्बारे को लेकर बात करते हो, एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर आपने क्या कर दिया, हवा भर दी। अब इस गुब्बारे में हवा भरी और इसको नीचे से पकड़ लिया, इसको छोड़ो, फिर उसके बाद तो क्या होगा, हवा नीचे निकलेगी और गुब्बारा आगे की साइड भागेगा। ऐसे यहाँ पर ये होता है, हवा यहाँ पे ये खींचता है इधर से और पीछे से इसको रिलीज़ करता है उतनी ही तेज़ी से जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेन आगे चलता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम। जब आप लोग देख पाओगे एयरप्लेन के अंदर तो आपको इस प्रकार से टर्बो फैन देखने को मिलता है। एक फ़ैन लगा हुआ है, ये घूमता है और हवा को यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से खींचता है अपने अंदर, फिर पीछे से यहाँ पर उसको बहुत तेज़ी से रिलीज़ करता है। क्लियर हुआ? अगर हम लोग यहाँ पर इस टर्बो फैन का थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग समझ पाओगे। देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मान लो ये पूरा का पूरा आपको टर्बो फैन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे पंखा लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया, और ये जो पंखा लगा हुआ है ये घूमेगा तभी ये हवा एंटर करेगी अंदर, हवा एंटर करेगी, पीछे से निकलेगी, उसके बाद प्लेन आगे बढ़ेगा। तो जब यहाँ पर ये जो पंखा घूम रहा है, ठीक है, इसको घुमाने के लिए भी यहाँ पर एक प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। वो प्रोसेसिंग यहाँ पर क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। जब आप अंदर का स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें से मान लो यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्बो फैन है, इसमें जब हवा एंटर करती है तो जो 90% हवा है ये तो ऊपर ऊपर से निकल जाती है, बाकी 10% हवा का अंदर इसके मशीन के अंदर यूज़ किया जाता है। मशीन के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो पंखा है इसको घुमाना है,
इसको घुमाने के लिए पीछे टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे लो प्रेशर टरबाइन है, और ये टरबाइन घुमाएंगे तभी पंखा घूमेगा। आप कहोगे ये टरबाइन घुमाएंगे तो ये पंखा कैसे घूमेगा, क्योंकि इस टरबाइन से ये पंखा कनेक्टेड है एक रॉड के माध्यम से, जिसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। या आप नीचे लेबलिंग देख पा रहे होंगे, शाफ्ट के माध्यम से ये कनेक्ट है। तो ये घूमेगा तो ये आगे का पंखा घूमेगा, ये घूमेगा, हवा एंटर होगी, पीछे से निकलेगी और हमारा प्लेन उड़ेगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये घूमेगा कैसे। इसको घुमाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो होगा क्या, यहाँ पर नोज़ल लगी पड़ी है, नोज़ल की लेबलिंग यहाँ पर है, यहाँ पर आपको नोज़ल देखने को मिलेगा। वैसे नोज़ल क्या करेगा, ये तेल यहाँ पर छिड़केगा, तेल को स्प्रिंकल करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर ही एक स्पार्कल भी देखने को मिलेगा। स्पार्कलर क्या करेगा, वो यहाँ पर चिंगारी देगा। तो चिंगारी देने का काम भी है, और यहाँ पर क्या देखने को काम है, तेल का काम भी है। तो चिंगारी और तेल दोनों है, तो मतलब आग लग जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं लगेगी, आग लग तो जाएगी, लेकिन इसके लिए अभी हमें ऑक्सीजन की भी काफ़ी हद तक आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन के आग लग सकती है? नहीं लग सकती है। कहीं पे जलाकर आप कह सकते हो कि मतलब बिना ऑक्सीजन के मतलब कहीं मतलब आग लग ही नहीं सकती। तो इसमें क्या होगा, जो बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे, जो 10% की हवा है अंदर, वो यहाँ पर एंटर कर रही है। जो थोड़ी सी जो हवा एंटर कर रही है वही यहाँ पर मदद करेगी कि इसके अंदर आग लग जाए। तो क्या होगा, यहाँ पर स्पार्कल भी है जो कि चिंगारी दे रहा है, यहाँ पे नोजल भी है जो कि तेल का छिड़काव कर रहा है। अब ऑक्सीजन का यूज़ भी हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, अब आग लगी, एनर्जी जनरेट हुई, टरबाइन घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, ये पंखा घूमेगा। इस तरीके से ये पूरी तरह से टर्बोफैन काम करता है। क्लियर हुआ। तो आप कहोगे इतना डिटेल से क्यों बताया? डिटेल से इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर आपको रामजेट और स्क्रैमजेट को समझने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। देखो, जब आप लोग यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हो, मान लो जैसे कि यहाँ पर आपने टर्बोजेट देखा, रामजेट देखा, स्क्रैमजेट देखा, तो जब स्ट्रक्चर देखते हो इसमें यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कंप्रेशन, बीच वाला हिस्सा कंबस्चन, पीछे वाला एक्सपेंशन। तो हमने ये ऊपर वाला सिनेरियो तो समझ लिया। अब बात करते हैं रामजेट के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो एयरप्लेन है, एयरप्लेन की इतनी स्पीड तो होती नहीं है, ठीक है। जो मिसाइल है जिसके बारे में हम बात करें हाइपरसोनिक, उसकी तो स्पीड बहुत तेज़ है। तो एयरप्लेन की तो इतनी होती नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये तो टर्बोजेट हुआ, टर्बोजेट में इतनी स्पीड देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन रामजेट और स्क्रैमजेट में बहुत तेज़ स्पीड होती है। रामजेट और स्क्रैमजेट हम इसका मिसाइल में इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार कैसे, ये पॉसिबल कैसे हुआ? वो पॉसिबल इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम है उसका यूज़ बढ़ा दिया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये स्पेस कितना है ऊपर, ये स्पेस बहुत कम है। यहाँ पे हवा कम एंटर कर रही है, और कम हवा से यहाँ पर काम चला जा रहा है। अब क्या हुआ, इसी स्पीड को तेज़ करने के लिए इसके मुंह को खोल दिया गया ऊपर की साइड से, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसके माउथ को और बहुत बड़ा ओपन कर दिया गया। या आप देख पाओगे इसको और पतला कर दिया गया, और पतला करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा हवा एंटर करेगी, इसको और पतला कर दिया। यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, पीछे आप देख पाओगे इसको और ज़्यादा पतला कर दिया गया है। यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा तो ज़्यादा हवा एंटर होगी, ज़्यादा प्रेशर मारेगा और ज़्यादा तेज़ी से हवा निकलेगी पीछे से, तो ये और स्पीड से भागेगा। तो रामजेट को यहाँ पर इंप्रूव करके स्क्रैमजेट के अंदर लेकर आ गए। स्क्रैमजेट में क्या हुआ, इसको और ज़्यादा पतला कर दिया। यहाँ पे आप दोनों के बीच का डिफरेंस देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको और पतला कर दिया, यानी कि जो हवा है वो और ज़्यादा यहाँ पर एंटर करेगी, यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर बनेगा, पीछे से और बहुत तेज़ी से हवा निकलेगी। तो इससे क्या होगा, जो स्क्रैमजेट वाली जो टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा तेज़ भागने वाली है। तो ये यहाँ पर स्क्रैमजेट है। आई होप आप लोग हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में समझ चुके हो, एयर प्रोपल्शन ब्रीथिंग सिस्टम जान चुके हो, रामजेट स्क्रैमजेट क्या होता है ये जान चुके हो। इसको लिखना है तो लिखित में ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं, इसको भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। क्लियर हुआ, ये थी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने इस वाले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे चर्चा की गई है अब्लो टू इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन्स। तो यहाँ पर क्या चर्चा की जा रही है मैं आपको बताता हूँ। ऑथर ने क्या मेंशन किया है, तो यहाँ पे लाइन टू लाइन चीज़ों को कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग देखने वाले हैं। ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि अगर हम लोग बात करें, देखो कोविड-19 पैंडेमिक काफ़ी तेज़ी से बढ़ा 2020 में। अक्टूबर 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक का एक काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिल रहा था, ठीक है। वैक्सीन वगैरह के ऊपर काम चल रहा था 2020 की जब मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय आप देख पाओगे मेडिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, ये चीज़ें अफोर्डेबल इतनी देखने को नहीं मिल रही थी। तो इंडिया साउथ अफ्रीका ने मिलकर यहाँ पर एक प्रपोजल डाला WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इन्होंने बोला कि आज के टाइम पर बहुत सारे देश ऐसे हैं डेवलप्ड नेशन, जैसे US हो गया, ठीक है, और भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली US के ऊपर फोकस किया गया। तो US क्या कर सकता है, US का जो भी सामान है, जैसे मान लो US के पास कोई वैक्सीन है,
यूएस के पास कोई मेडिसिन है तो उसके ऊपर उसने पेटेंट ले रखा है। पेटेंट क्या होता है, उसके ऊपर मतलब राइट्स ले रखे हैं कि इसको कोई दूसरा नहीं बनाएगा। जैसे कोई कॉपीराइट्स होता है ना कि मेरा सामान कोई दूसरा कॉपी नहीं करेगा, वैसे ही पेटेंट्स लिया जाता है। जिसने भी उसका इन्वेंशन किया है, जिसने भी कोई नई चीज़ बनाई है, इनोवेशन किया है, तो उसके ऊपर वो पेटेंट्स कॉपीराइट्स वगैरह ले लेता है कि दूसरा कॉपी नहीं करेगा। अगर करना है तो हमारी इजाज़त ले पहले, है ना। तो क्या हुआ, इन लोगों ने ये काम कर रखा था और प्रॉपर अवेलेबिलिटी थी नहीं मेडिसिन वैक्सीन्स की। तो इंडिया साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल डाला। इंडिया साउथ अफ्रीका ने बोला कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स को लेकर एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो मतलब ये जो यहाँ पर पेटेंट्स को लेकर है राइट्स हैं, इसके ऊपर छूट देनी चाहिए इन कंट्रीज़ को, यूएस जैसी कंट्रीज़ को इन पेटेंट राइट के ऊपर छूट देनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर भारत और साउथ अफ्रीका ने बोला कि इसके अंदर छूट दोगे तो इससे क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज़ है वो इसको बना भी पाएंगे, इसको यूज़ भी कर पाएंगी, है ना। लेकिन क्या हुआ, इसी को लेकर काफ़ी विवाद उठा। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। बहुत सारी कंट्रीज़ ने बोला नहीं, हम अपने पेटेंट में छूट नहीं देने वाले, हमारे यहाँ पे क्या होगा, फिर मेडिकल प्रोडक्ट्स की कॉपी होते हुए चले जाएंगे, ये सब बिकेंगे दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, हम इसके ऊपर छूट नहीं देंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो इंडिया साउथ अफ्रीका है, इसके समर्थन में यूएस खुद निकल कर आता है। लगभग 18 महीने बाद, क्योंकि यूएस इंडिया ने दोनों ने यहाँ पर इस यूएस और साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ये प्रपोजल रख दिया कि भाई छूट देनी चाहिए। लेकिन 18 महीने बाद अगर हम लोग बात करें तो लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ अपोज ही करती रहती हैं कि नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। लेकिन यूएस यहाँ पर आता है सपोर्ट में। जो बाइडन है, जो बाइडन की सरकार आती है और जो बाइडन यहाँ पर आप कह सकते हो सपोर्ट में आते हैं और यहाँ पर पूरी तरह से कहते हैं कि हाँ सही प्रोसेस है, मतलब सही सोच है कि हाँ छूट देनी चाहिए वैक्सीन्स के लिए। तो यूएस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के ऊपर छूट देंगे कि वैक्सीन के ऊपर छूट मिल जाएगी पेटेंट राइट के ऊपर, तो क्या होगा, दूसरे कंट्रीज इसको बना पाएंगी, उसको यूज़ कर पाएंगी, अफोर्डेबल तरीके से यहाँ पर अपने आप ले पाएंगी। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पेटेंट राइट ले रखा है किसी ने, तो मतलब एक मोनोपोली जनरेट कर रखी है। मोनोपोली क्या होती है, मतलब एक सिंगल सेलर। जैसे मान लो कोई सामान यूएस ने बनाया, एक वैक्सीन बना दी, कोविड को लेकर एक वैक्सीन बना दी, अब कोई बना नहीं पाया उसको दूसरी, तो क्या हुआ, अगर यहाँ पर यूएस हमें कुछ बता दे, हम लोग दूसरे लोग भी बना सकते हैं, लेकिन यूएस ने उसके ऊपर पेटेंट राइट्स ले लिए, ठीक है। अब पेटेंट ले लिया, इसका मतलब दूसरा कोई कॉपी नहीं करेगा और दूसरा कॉपी कर ही नहीं सकता, पहली बात। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, उससे ही खरीदना पड़ेगा, मतलब एक सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एक मोनोपोली सी जनरेट हो चुकी है ना, ये हम लोग देख पाते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि यूएस ने सपोर्ट किया, यूएस ने बोला चलो हम वैक्सीन के ऊपर क्या करेंगे, पेटेंट्स के ऊपर छूट दे देंगे, ऐसा बोला गया। तो ये कहानी आगे बढ़ी रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ने अपोज किया। यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर आपको 27 नेशन देखने को मिलेंगे, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर इसको अपोज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने अपना एक तरीका निकाला। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम लोग एक दूसरा सोल्यूशन देते हैं आपको, इंडिया साउथ अफ्रीका को, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करो, ये सही रहेगा, ठीक है। और वो जो दूसरा सोल्यूशन है वो क्या दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। तो यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया जिसका नाम है कॉम्प्रोमाइज़ आउटकम। उन्होंने बोला कॉम्प्रोमाइज़ आउटकम को यूज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ आउटकम के अंदर क्या होगा, हम लोग लाइसेंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। जो कंपलसरी लाइसेंस होता है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, है ना। तो यूरोपियन यूनियन ने तो जो इसके ऊपर छूट देने वाली थी, ट्रिप्स के ऊपर जो फोकस किया जा रहा था, पेटेंट्स के ऊपर छूट दी जाने वाली की चर्चा की जा रही थी, पेटेंट वेवर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, वो अपोज किया। और उन्होंने बोला कि एक दूसरा सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, आप कंपलसरी लाइसेंस को लेकर आओ। कंपलसरी लाइसेंस एक बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इसका बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ये मेंबर्स थे क्वाड के मेंबर्स, यूएस हुआ प्लस और दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पर इसके सपोर्ट में आ गए। यूरोपियन यूनियन की बात मान गई है, ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यूरोपियन यूनियन का प्रपोजल कि हाँ सही है, कंपलसरी आउटकम सही है, कंपलसरी लाइसेंसिंग सही है। कंपलसरी लाइसेंसिंग होती क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। कंपलसरी लाइसेंसिंग यहाँ पर एक ऐसा लाइसेंस होता है जो कि यहाँ पर कोई भी कंट्री जो है वो इसको इशू करती है, ठीक है, कि भाई हाँ आप मेरे सामान को ये बना सकते हो। जो भी उसका देखो, मान लो एक सरकार है जिसका कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, उसके ऊपर उसने पेटेंट ले रखा है कि दूसरा कोई कॉपी नहीं करेगा, तो कंपलसरी लाइसेंसिंग यहाँ पर वो सरकार देती है कि हाँ भाई आप इसको बना सकते हो, ठीक है, बिना पेटेंट की कंसेंट से, आप बिना मतलब पेटेंट जिसने ले रखा है उसको बिना पूछे आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, इनको बना सकते हो, इनको सेल कर सकते हो। मतलब यहाँ पर भी आप देख पाओगे वही थोड़ा बहुत प्रोसेस देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है, ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेटेंट्स के ऊपर हमने डायरेक्टली छूट मांगी थी ना, वो ज़्यादा बेहतर था। इंडिया साउथ अफ्रीका ने जो स्टेप उठाया था पेटेंट्स के ऊपर छूट मांगने का, वो बहुत अच्छा तरीका था। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो सोल्यूशन दिया गया है कंपलसरी लाइसेंसिंग का, वो सही नहीं है। तो वो चीज़ें हम लोग को एक्सेप्ट भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना देखने को मिलेगा। ऑथर ने यहाँ पर और क्या बोला,
ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि आप क्या कर रहे थे, जो भारत और यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने मांग करी थी, यहाँ पर हम लोग छूट मांग रहे थे मेडिसिन के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, मेडिकल इक्विपमेंट, सभी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अभी जो कंपलसरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूरोपियन यूनियन के थ्रू दिया गया है, ये सभी चीज़ों के ऊपर छूट नहीं देगा, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, ये सभी चीज़ों के ऊपर छूट नहीं देगा। लेकिन जो हम लोग मांग कर रहे थे इंडिया और साउथ अफ्रीका, वो यहाँ पर सभी चीज़ के ऊपर छूट देता, प्लस उसको हम लोग बना पाते, उनको अच्छे तरीके से हम लोग आगे चला पाते। लेकिन अभी क्या है, हम लोग को यूरोपियन यूनियन का जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, ऑथर का और क्या कहना है यहाँ पर आप देख पाओगे। ऑथर ने यहाँ पर बोला है, जो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेकर, ये चीज़ों को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देगा, इसमें सभी चीज़ों के ऊपर छूट नहीं मिलने वाली है, और यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। और फाइनली ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों को यहाँ पर, दोनों का जो एक कॉन्सेप्ट था ना वेवर वाला, पेटेंट वेवर, पेटेंट के ऊपर छूट देने के लेकर जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, ये बहुत अच्छा था, और इंडिया और साउथ अफ्रीका को इसको नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख पाओगे कहीं ना कहीं जो इन्होंने एक अपनी इमेज प्राप्त करी है कि हाँ ये दोनों काफ़ी अच्छी बात कर रहे हैं दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए कि इसके ऊपर छूट मिल जाएगी, वो इमेज यहाँ पर ख़राब होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर बेसिकली बातचीत की गई कि भाई जो आपने पेटेंट्स को लेकर छूट देने को लेकर चर्चा की थी, वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसके बारे में समझ चुके हो, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद एक आर्टिकल जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको थंबनेल लगाकर बता रखा है, ठीक है, आपको पता होगा एक अलग से आर्टिकल हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। थंबनेल में आपको आर्टिकल दिखा होगा, वो क्या है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जो कश्मीर फाइल्स पिक्चर है, कश्मीर फाइल्स के बारे में आई होप सभी लोगों को पता होगा, 200 करोड़ के आसपास यहाँ पर कश्मीर फाइल्स मूवी पहुँचने वाली है, जहाँ पर कश्मीर पंडित जीनोसाइड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग बात करें जो ये कश्मीर फाइल्स है, इसके ऊपर राजस्थान के अंदर सेक्शन 144 इम्पोज किया गया, धारा 144 लागू कर दी गई है, जैसा आप लोग आर्टिकल में देख पा रहे होंगे। और ये जो आर्टिकल है कल बहुत सारे पब्लिश हुए हैं, आप लोग ये देख पाओगे। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया है, इंडिया टुडे ने पब्लिश किया है, मतलब भारत के सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। तो कश्मीर फाइल्स के ऊपर सेक्शन 144 इम्पोज किया राजस्थान ने। राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत साहब, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली आप कह सकते हो कि ट्वीट किया, ट्वीट करके यहाँ पर बताया भी, और इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हम लोग धारा 144 लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ठीक है, इसकी वजह से लगा रहे हैं। और उनका कहना यह है कि ये जो पिक्चर है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम्स में डिवाइड वाला जो सिस्टम है वो लेकर आ रही है, डिवाइड करती हुई नज़र आ रही है। प्लस उनके थ्रू और क्या बोला गया, उनके थ्रू और बोला गया कि देखो यहाँ पर जो 144 धारा है, इसका मेजर मकसद क्या होता है, जो गैदरिंग वगैरह होती है, जो इकट्ठा हो रहे हैं सब लोग यहाँ पर, उसको रोकने का ये काम करती है 144, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर लागू किया गया है। हालांकि इसका इम्पैक्ट इन्होंने बोला है स्क्रीनिंग के ऊपर नहीं पड़ेगा, आप कश्मीरी जो फाइल मूवी है ये देखना बैन नहीं है, इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये 144 लागू होने से आप देख पाओगे जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग के ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्लियर हुआ? ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है। ये कहाँ पे लगाई गई है? तो राजस्थान में जो कोटा शहर है वहाँ पर स्पेसिफिकली इसको इम्पोज किया गया है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और कब तक के लिए इम्पोज किया गया है? तो 22 मार्च से 21 अप्रैल तक के लिए यहाँ पर यह धारा 144 को लागू किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इंडिया टुडे का भी आर्टिकल है, कश्मीर फाइल्स को लेकर सेक्शन 144 इन्फोर्स किया गया राजस्थान के कोटा शहर के अंदर इन व्यूइंग फिल्म स्क्रीनिंग, ठीक है। तो क्लियर हुआ? इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में क्लियर हो चुका है। तो एक आर्टिकल हम अलग से डिस्कस करते हैं, कल पूरे देश भर में इसके बारे में चर्चा हो रही थी, जिसको लेकर मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं। बाकी हुआ हमारा सेशन खत्म। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे सिलेबस से रिलेट होती हैं, तो वो मैं आपको पॉलिटी की बुक से डायरेक्टली पढ़ाऊंगा। इसी वजह से मैंने इस आर्टिकल को कवर नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता, अगर मैं उसको पॉलिटी की बुक से निकाल कर यहाँ पर उसको कंटेंट क्रिएट करता तो वीडियो काफ़ी लेट हो जाता, एक आध घंटा लेट हो जाता। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि आपको पता है काम करो तो बिल्कुल सही करो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल को लेकर कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी, उसके लिए परेशान मत होना। बस खाली आर्टिकल आपका अच्छे से कवर होना चाहिए, ऊपर ऊपर से कवर करने से फ़ायदा नहीं है, अच्छे से कवर होना चाहिए, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कवर करवा दिया जाएगा कल के दिन, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त, और जो आर्टिकल था हमने वो भी कवर कर लिया, एक्स्ट्रा जो आर्टिकल हम लोग लेते हैं, और साथ ही साथ अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 2008 में पूछा गया था कि आइटर जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको कौन से देश के अंदर इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी? तो इसका करेक्ट आंसर बी है सदर्न फ्रांस।
ये जो आइटर है, आइटर बेसिकली यहाँ पर फ्यूजन रिसर्च के लिए काम करता है। फ्यूजन रिसर्च आपको पता होगा, जो सूर्य के अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है उसको हम लोग धरती पर काम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे चाइना का आर्टिफिशियल सन वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने काफ़ी बार पढ़ा रखा है, फ्यूजन फिशन के बीच में काफ़ी डिफरेंस बता रखा है। तो वही यहाँ पर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है, जिसमें इंडिया भी एक हिस्सा है और बहुत सारे देश मिलकर यहाँ पर इस पूरे आइटर के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।